नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में भले ही सत्ता बदल गई हो, लेकिन शराब नीति घोटाले की गूंज अब भी कम नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के दिल्ली में पिछले 12 साल से चल रहे एक छत्र राज को उखाड़ देने वाली शराब नीति पर बेहद सवाल उठे थे। इन सवालों के कारण ही केजरीवाल सरकार को यह नीति वापस लेनी पड़ी थी, लेकिन उसकी जांच का जिन अब तक उनके पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों, अब बीजेपी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनाते ही महालेखा नियंत्रक की रिपोर्ट यानी सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश कर दिया है, जिसमें यह बताया गया है कि केजरीवाल सरकार की दिल्ली आबकारी नीति के कारण कैसे राष्ट्रीय राजधानी में एक शराब सिंडिकेट कायम हो गया था। इस रिपोर्ट में सरकार शराब विक्रेताओं और निर्माताओं के गठजोड़ के पूरे खेल का खुलासा किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर सीएजी रिपोर्ट क्या होती है। यह रिपोर्ट भारत के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन शॉर्ट सीएजी के द्वारा तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट का प्रमुख उद्देश्य सरकारी खर्चों और वित्तीय प्रबंधन का ऑडिट करना तथा इसे संसद और विधानसभाओं में प्रस्तुत करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 148 से 151 तक सीएजी से जुड़े प्रोविजंस दिए गए हैं। सीएजी का प्रमुख काम सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की निष्पक्ष समीक्षा करना होता है। यदि पैसों के लेन देन में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो सीएजी के द्वारा उसको उजागर किया जाता है। रूलिंग पार्टी के द्वारा जो भी नीतियां और योजनाएं लागू की जाती हैं, उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना भी सीएजी का प्रमुख काम होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि क्या है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 और इससे जुड़े विवाद। दोस्तों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा दिनांक 17/11/2021 को नई एक्साइज पॉलिसी को लागू किया गया और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सभी शराब के ठेकों को बंद कर दिया गया और शराब का कारोबार निजी पार्टियों को दे दिया गया। केजरीवाल सरकार का कहना था कि नई पॉलिसी के आने से शराब की कालाबाजारी रुकेगी, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ेगा और ग्राहकों को फायदा होगा। इस नीति में शराब की दुकानों को आधी रात के बाद भी खुला रखने की परमिशन दी गई। शराब विक्रेताओं को बिना किसी लिमिट के डिस्काउंट देने की भी परमिशन दी गई। दोस्तों, इसके बाद मामला तब बिगड़ता है जब दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने जुलाई 2022 में एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि नई शराब नीति में कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार की शराब नीति ने विक्रेताओं को अनुचित लाभ दिया। मुख्य सचिव ने कोरोना महामारी के दौरान शराब लाइसेंस फीस में 144 करोड़ की छूट देने की भी बात कही। दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सीबीआई से इस मामले को देखने को कहा। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति वापस ले ली। इसकी वजह से 400 से ज्यादा नए खुले स्टोर बंद हो गए और शराब की बिक्री पर फिर से सरकार का कंट्रोल हो गया। दोस्तों, इसके बाद अगस्त 2022 में सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की। मनी ट्रेल की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय भी जांच में शामिल हुआ। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि साउथ का एक ग्रुप भी इसमें शामिल है। इस कथित ग्रुप का हिस्सा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और वाईएसआरसीपी सांसद एम श्रीनिवासलू रेड्डी और अरबिंदो फार्मा के शरद रेड्डी भी थे। ईडी ने आरोप लगाया कि साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच एक डील हुई थी, जिसके तहत साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को गोवा चुनाव अभियान के लिए पैसा दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि साउथ ग्रुप को दिल्ली में अपने कंट्रोल वाले शराब कारोबार के जरिए यह पैसा वसूलना था। आम आदमी पार्टी पर नई नीति के तहत लाइसेंस देते समय इन शराब नेटवर्कों का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया था। दोस्तों, इसके बाद 25 से ज्यादा लोगों की सीबीआई और ईडी के द्वारा अलग अलग मामलों में गिरफ्तार भी किया गया। इसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख विजय नायर सहित तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता, अकाली दल के पूर्व विधायक का बेटा गौतम मल्होत्रा सहित साउथ की कई बड़ी शराब कंपनियों के अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब नीति से जुड़े कैग की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी की न्यू एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली सरकार को लगभग 2002 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। यह नुकसान केजरीवाल सरकार के अलग अलग डिसीजंस की वजह से हुआ था, जैसे नॉन कन्फर्मिंग वार्ड्स में रिटेल दुकान खोलने की वजह से 941 करोड़ रुपए का नुकसान,
सरेंडर लाइसेंस का फिर से टेंडर न करने की वजह से 890 करोड़ का नुकसान। कोविड-19 का हवाला देकर आबकारी विभाग की सलाह को इग्नोर करते हुए जोनल लाइसेंसधारियों को लाइसेंस फीस में छूट देने से 144 करोड़ रुपए का नुकसान और क्षेत्रीय लाइसेंसधारियों से सही तरीके से जमा राशि एकत्रित न करने से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दोस्तों, नई शराब नीति से पहले एक व्यक्ति को एक लाइसेंस मिलता था, लेकिन नई शराब नीति में एक शख्स को 2 दर्जन से ज्यादा लाइसेंस ले सकता था। पहले दिल्ली में 60% शराब की बिक्री 4 सरकारी कॉरपोरेशन से होती थी, लेकिन नई शराब नीति में कोई भी निजी कंपनी रिटेल लाइसेंस ले सकती थी। शराब बिक्री का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। होलसेल का लाइसेंस लिकर डिस्ट्रीब्यूटर और लिकर मैन्युफैक्चरर कंपनियों को भी दिया गया। नई शराब नीति में दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के रूल 35 का वायलेशन किया गया और ऐसे होलसेलर्स को लाइसेंस दिए गए जो मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलर से संबंध रखते थे। इससे पूरी लिकर सप्लाई चेन प्रभावित हुई, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर और रिटेल के लाइसेंस के बीच कॉमन बेनिफिशियल ओनरशिप हो गई। नई शराब नीति में एक आवेदक को 54 शराब की दुकानों को संचालित करने की अनुमति दी गई। पहले यह सीमा केवल 2 थी। इससे मोनोपोलाइजेशन और कार्टेलाइजेशन को बढ़ावा मिला। कैग रिपोर्ट में बताया गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने लाइसेंस देने से पहले किसी की आर्थिक या आपराधिक जांच नहीं की। लिकर जोन के लिए 100 करोड़ के निवेश की जरूरत होती थी, लेकिन नई पॉलिसी में इसका कोई ध्यान नहीं दिया गया। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शराब लाइसेंस देने में राजनीतिक दखल और भाई भतीजेवाद भी किया गया। दोस्तों, कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि नई नीति लागू होने पर पूरी दिल्ली की 70% शराब बिक्री पर महज 25 खास ब्रांड का कब्जा हो गया, जबकि यहाँ इंडियन मेड फॉरेन लिकर के तहत 367 ब्रांड रजिस्टर्ड हैं। पूरी राजधानी में केवल 3 शराब डिस्ट्रीब्यूटर्स को 71% से अधिक की सप्लाई पर कंट्रोल दिया गया ताकि कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। दोस्तों, कैग रिपोर्ट में इस बात पर सवाल उठाया गया है कि शराब बिक्री के कुछ होलसेलर्स को नई शराब नीति में खुली छूट दी गई। इस नीति में शराब कंपनियों और होलसेलर्स के बीच एक स्पेशल अरेंजमेंट के कारण लोगों को ऐसे ब्रांड की शराब पीने को मजबूर होना पड़ा जिसके बारे में उन्होंने सुना भी नहीं था। दरअसल एक होलसेल डीलर को एक कंपनी के सारे ब्रांड्स की शराब की आपूर्ति का कंट्रोल दे दिया गया। इसका नतीजा यह रहा कि बाजार में बिकने वाली शराब के 70% हिस्से पर 25 ब्रांड की शराब का कब्जा रहा, जबकि इसमें भी 46% से ज्यादा बिक्री केवल 10 ब्रांड की शराब की हुई। दोस्तों, नई शराब नीति में पूरा खेल डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ में सौंप दिया। दिल्ली में रजिस्टर्ड 367 इंडियन मेड फॉरेन लिकर ब्रांड्स की आपूर्ति 13 होलसेल डीलर्स के पास थी, लेकिन असली मलाई सिर्फ 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स के खाते में आई। मेरे पास एक मस्त प्लान है, 30 जन हिस्सा कर लेंगे। हाँ। और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। इन्होंने लगभग 72% शराब डिस्ट्रीब्यूशन संभाला। ब्रिंडको और महादेव लिकर ने दिल्ली में बिकने वाली टॉप 25 ब्रांड्स में से 7 की आपूर्ति की, जबकि इंडो स्प्रिट ने 6 ब्रांड्स की आपूर्ति की। इन तीनों ने ही कुल 367 ब्रांड्स में से सबसे ज्यादा ब्रांड्स की सप्लाई की। इंडो स्प्रिट ने 76 ब्रांड्स, महादेव लिकर ने 71 ब्रांड्स और ब्रिंडको ने 45 ब्रांड्स की शराब की सप्लाई की। दोस्तों, नई शराब नीति में लाइसेंस बांटने में भी जमकर गोलमाल किया गया। कैग रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 की शराब नीति में 101 लाइसेंस होलसेल की आपूर्ति के लिए बांटे गए थे। इनमें इंडियन मेड फॉरेन लिकर के 77 और फॉरेन लिकर के 24 लाइसेंस थे। नई नीति में ये लाइसेंस महज 14 संस्थाओं को बांट दिए गए। रिटेल वेंडिंग लाइसेंस में भी खेल हुआ। पहले साल जहां 4 सरकारी निगमों के 377 और निजी व्यक्तियों के 262 लाइसेंस थे, वहीं नई नीति में पूरी दिल्ली में महज 32 जोन में तब्दील करके टेंडरिंग के माध्यम से 22 संस्थाओं को लाइसेंस दे दिए गए। दोस्तों, मुख्यमंत्री बनने से पहले अरविंद केजरीवाल अपनी हाथ में कई जांच रिपोर्ट रखते थे और उनके आधार पर वो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से सवाल पूछते थे। दोस्तों, आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीएजी की जांच रिपोर्ट आई है, तो हम भारत के नागरिक अरविंद केजरीवाल से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल अरविंद केजरीवाल से यह है कि अगर वो पूरी कांग्रेस पार्टी को ही भ्रष्ट बताते थे, तो उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी से मिलकर उनसे अलायंस करके सरकार क्यों बनाई। हमारा दूसरा सवाल अरविंद केजरीवाल से यह है कि सत्ता में आने से पहले वो बोलते थे कि जब वो सीएम बन जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल में जाएंगे, लेकिन सीएम बनने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई करी, इसके बारे में भी जनता को बताएं। हमारा तीसरा सवाल यह है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के बारे में सीएजी रिपोर्ट 2024 में आ चुकी थी,
लेकिन उन्होंने अब तक उसको दबा के क्यों रखा? सत्ता में आने से पहले अरविंद केजरीवाल जी सरकार पे ये आरोप लगाते थे कि वो अपने खर्चों का पूरा हिसाब किताब नहीं देते हैं, जबकि जनता के टैक्स के पैसों का उनको पूरा हिसाब किताब सार्वजनिक रूप से रखना चाहिए। लेकिन सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल जी एक नहीं पूरी 14 सीएजी रिपोर्ट्स को दबा कर बैठ गए। हमारा चौथा सवाल यह है कि जब कोरोना के समय आम आदमी एक एक रुपए के लिए तरस रहा था, उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने शराब व्यापारियों के 144 करोड़ रुपए क्यों माफ किए? हमारा पांचवा सवाल, वो हमेशा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे आरोप लगाते हैं कि वो देश के सारे छोटे व्यापारियों को खत्म करना चाहते हैं और उनका सारा बिजनेस देश के दो बड़े व्यापारियों अंबानी और अडानी को सौंपना चाहते हैं। तो आपने भी दिल्ली के शराब व्यापार का लगभग 72% हिस्सा सिर्फ 3 कंपनीज को ही सौंप दिया है। तो क्या आप भी इन 3 कंपनीज के एजेंट हैं? हमारा छठा सवाल आपसे यह है कि आपने दिल्ली में सैकड़ों कंपनीज को छोड़कर सिर्फ 3 कंपनीज को दिल्ली के शराब व्यापार का अधिकतर हिस्सा सौंप दिया, तो बदले में आपने कुछ तो इन कंपनीज से लिया ही होगा, क्योंकि ये कंपनीज कोई धर्म या चैरिटी का काम नहीं करती, ये सिर्फ शराब बेचकर प्रॉफिट कमाने का काम करती है। हमारा 7वां सवाल आपसे यह है कि आपने शराब की बिक्री पर कमीशन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। 5% कमीशन में भी शराब व्यापारी करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, तो आपने तो कमीशन को बढ़ाकर 12% कर दिया। कहीं इसका अर्थ यह तो नहीं है कि आप भी इन कंपनियों से कुछ फायदा उठा रहे हैं? इसका जवाब भी जनता को दीजिए। हमारा 8वां सवाल आपसे यह है कि पुरानी शराब नीति में एक व्यक्ति केवल 2 शराब के लाइसेंस ले सकता था, लेकिन आपकी शराब की पॉलिसी में एक व्यक्ति 2 दर्जन से भी ज्यादा शराब के लाइसेंस ले सकता है। तो क्या यह पॉलिसी जनता के हित में है या कुछ व्यापारियों के हित में है? इस बात का भी आप जवाब दीजिए। हमारा 9वां सवाल आपसे यह है कि आपकी पॉलिसी के अनुसार शराब का मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर एक व्यक्ति हो सकता है, तो क्या इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर शराब को बनाने वाला व्यक्ति उसे अगर कस्टमर को बेचेगा तो क्या वह अपना मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं देखेगा? हमारा 10वां सवाल आपसे यह है कि आपकी पॉलिसी में शराब की दुकानों को आधी रात के बाद खुला रखने की परमिशन दी गई और शराब विक्रेताओं को बिना किसी लिमिट के डिस्काउंट देने की परमिशन दी गई। क्या इससे समाज पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? ऐसा करने से आप अपना और अपने शराब व्यापारियों का तो फायदा देख रहे हैं, लेकिन समाज को होने वाले नुकसान को नहीं देख रहे हैं। हमारा आखिरी सवाल आपसे यह है कि आपकी सरकार के द्वारा बनाई गई शराब पॉलिसी में कोई कमी नहीं थी, तो आपकी सरकार ने इसे वापस क्यों लिया? आपकी सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई गई, परंतु उनमें से तो आपकी सरकार ने एक भी योजना को वापस नहीं लिया, तो फिर आपने एक्साइज पॉलिसी को वापस क्यों लिया? अरविंद केजरीवाल जी, आपके पास इन सवालों का कोई भी जवाब है तो आप सामने आए और देश की जनता को इसका जवाब दें। धन्यवाद।